दो दिवसीय जो शिक्षण वर्ग हम लोगों का आज प्रारंभ हुआ है, उसका पहले दिन का समापन के लिए आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। कई सारे विषयों पर आप लोगों ने आज वक्ताओं के भाषण सुने होंगे। कुछ अपनी बातें आपके सामने रखने का प्रयास मैं करूँगा, पार्टी के बारे में और जो व्यक्तित्व विकास के बारे में जो भी बताया गया आपको उद्घोषक द्वारा। देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य होने का गर्व हमको है। आज जिस स्थान पर ये पार्टी पहुंची है वो ऐसे ही नहीं हो गया। इसके पीछे हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के जीवन समर्पित है, बलिदान भी है। और अब जिस राजनीतिक परंपरा का विरासत हमको मिली है वो भारतीय जनसंघ के नाम से था, ऐसा आप सब जानते हैं। जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। अब उस समय क्यों पड़ी इस तरह के राजनीतिक दल की स्थापना की जरूरत? हम सब जानते हैं कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। ये बात बिल्कुल सही है कि आज़ादी के संग्राम में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा, और उसके बाद जो कांग्रेस नेतृत्व था उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार हमारा ये राष्ट्र है, हजारों साल पुराना राष्ट्र है, हमारी संस्कृति है। तब तो ये माना गया कि बस अंग्रेजों के आने के पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, और अंग्रेज जो भी कुछ दे गए हमको या दे जा रहे हैं वही वास्तव में हमारी ताकत है। और अपनी जो भारतीय संस्कृति के आधार पर देश की राजनीति, देश की रीति नीति बननी चाहिए थी, वो तब संभव नहीं हुआ। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे साथ जो राष्ट्र आज़ाद हुए वो कहीं कहीं पहुँच गए, और हम आज वहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये बात शायद तभी समझी थी, और इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे जो पूजनीय सरसंघचालक थे उस समय, जिनको हम गुरु जी कहा करते थे, उनसे जब उन्होंने इस बात पर चर्चा की तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रूप में संघ के प्रचारक भारतीय जनसंघ का काम करने के लिए डॉक्टर मुखर्जी के साथ हुए। और सारा भी इतिहास भारतीय जनसंघ का हमारा पुराना है, हम सब जानते हैं। 1951 में स्थापन हुई जनसंघ, 52 में पहली बार चुनाव लड़ा, 3 लोकसभा सीटें हम लोग जनसंघ के रूप में जीते। उसके बाद लगातार 52, 57, 62, 67 लोकसभा के चुनाव होते रहे। लोकसभा के 1967 के चुनाव में 35 सीटें बीजेपी की, भारतीय जनसंघ की उस समय थी। और हम सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश में बहुत पुराना काम जनसंघ का है, और उन 35 सीटों में से 11 सीटें भारतीय जनसंघ की मध्य प्रदेश से थी। तो कुल मिलाकर के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय जिन लोगों ने काम किया उन लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि आज हम कभी सत्ता में आएंगे, प्रधानमंत्री हमारे होंगे। पूरे निस्वार्थ भाव से काम करते करते, अपने जीवन खपाते हुए आज वो सब हमारे महापुरुष एक विरासत के रूप में, ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम सबको उन्होंने दी है। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का नाम मैं लूँ, सब जानते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अगर पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी को सवार में सजाने में किसी का अगर सबसे ज़्यादा कोई महत्व या इम्पोर्टेंस या जिम्मेदारी रही हो तो ठाकरे जी की रही। तो ऐसे अनेकों लोग थे, और पार्टी ऐसे धीरे धीरे बढ़ती गई। और हम सब जानते हैं कि जब 1975 में श्रीमती गांधी ने आपातकाल लगाया, लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया, तो उस समय उनके टारगेट पर केवल और केवल भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे। हमारे लाखों लोग जेल में बंद कर दिए, कई सारे परिवार बर्बाद भी हो गए। और वो एक संघर्ष का समय था, और हर एक तानाशाह को लगता है कि अब चुनाव कराने चाहिए। तो इंदिरा गांधी जी को भी लगा कि चुनाव कराने चाहिए। तो 1977 में जब उन्होंने चुनाव कराए तब देश की सारी विपक्षी पार्टियां एक हुई, जनता पार्टी बनी, हम सब लोगों ने सुना होगा। तो जनता पार्टी ने सरकार बनाई, मोरारजी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी हार गई। वो भी एक दौर था। उस समय भी हम लोगों ने एक तरह से भारतीय जनसंघ को तिरोहित कर दिया था। आप लोगों ने, जिन लोगों ने सुना होगा, अटल जी का वो प्रसिद्ध भाषण था। अटल जी ने कहा था कि जनता पार्टी का सूर्योदय हो चुका है, अब दीपक का क्या काम।
इसलिए हम दीपक बुझा रहे हैं। आप सब जानते हैं तब भारतीय जनता का दीपक चुनाव चिन्ह हुआ करता था, फिर भारतीय जनता पार्टी का हल्दर किसान चुनाव चिन्ह हम लोगों ने लिया, चुनाव लड़े। मेरे पिताश्री भी हल्दर किसान पर ही पहली बार 1977 में ऐसे चुनाव लड़े थे। तो कुल मिला करके वो एक दौर था, पर उस समय भी हमारी बहुत कठिन परीक्षा थी, क्योंकि तब जो लोग हमारे साथ थे उनकी विचारधारा हमारे साथ नहीं थी। और फिर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं पर एक कठिन परीक्षा की घड़ी आई। तब ये सोचना पड़ा हमको कि विचारधारा के साथ रहना है कि सत्ता के साथ रहना है। तब जिन लोगों को जानकारी है इतिहास की, तब दोहरी सदस्यता का मामला उठाया गया। मतलब ये माना गया कि जो जनता पार्टी में है उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नाते तोड़ देने पड़ेंगे। और ये हमारी विचारधारा का सवाल था, विचारधारा का प्रश्न था। इसलिए हमारे लोगों ने सरकार छोड़ दी, जनता पार्टी छोड़ दी, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल जी के नेतृत्व में बम्बई में हुई। वो जो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की यात्रा प्रारंभ की, आज उस यात्रा के इस पड़ाव पर हम हैं। उसके बाद चुनाव होते रहे लगातार। 1996 में अटल जी की सरकार बनी, हम सब जानते हैं। 13 दिन के लिए वो मुख्य प्रधानमंत्री बने। तब भी हम विचारधारा नहीं छोड़ी हमने। तब भी चाहते तो कुछ खरीद फरोख्त करके शायद सरकार हम बचा लेते। अटल जी ने कहा था कि मुझको ये सब नहीं करना। उसके बाद दोबारा मौका हमको मिला। 1998 में दोबारा सरकार बनी। तब सरकार 13 महीने चली। तब भी हम सब जानते हैं कि जयललिता जी वगैरह इन लोगों ने जो कारनामे किए, उसके बाद सरकार हमारी गिरी। तब ये स्थिति थी। तब भी अटल जी ने लोकसभा के पटल पर कहा था कि हमको ये सब नहीं करना है, इससे तो हम सरकार छोड़ रहे हैं और हम छोड़ करके जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विचारधारा को महत्व दिया है। और अगर विचारधारा है तो पार्टी है, और जिनकी कोई विचारधारा नहीं है वो कुछ दुनिया में कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हमारी पार्टी आज इतनी अगर बड़ी है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। उसके बाद हम सब ने देखा कि 2004 तक सरकार चली अटल जी की, 5 साल तक चली। 1999 में जब बनी तब, और वो एक यादगार कार्यकाल के रूप में माना जाता है। महंगाई पर काबू उस समय जितना था, आज तक उतना कभी कोई सरकार न कर पाई, न पहले कभी कर पाई। हम सब जानते हैं, हमने भी सुना था, आपने भी देखा होगा कि जो रबड़ की चप्पलों के स्क्रैप हुआ करती थी, उसके भाव में शक्कर बिका करती थी। तो कुल मिला करके वो दौर था जब हम लोगों ने एक विचारधारा पर काम करते हुए और इस देश को संवारने का, सजाने का काम किया। अटल जी के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई योजना होगी तो वो जो सड़कों का काम बहुत ज़्यादा हुआ। आज जो सड़क हम देख रहे हैं उसके पीछे अगर कोई किसी की प्रेरणा हो और किसी का शुरुआत अगर किसी ने की हो तो अटल जी की सरकार ने की। 2004 तक बहुत अच्छा काम चला, पर दुर्भाग्य से 2004 में हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए, हम हार गए। और 10 साल तक लगातार कांग्रेस का शासन यूपीए के रूप में इस देश के अंदर चला। उसमें न तो कोई निर्णय ठीक से हो पाया, न कोई निर्णय समय पर हो पाया। एक परिवार जो कांग्रेस पर राज करता था वही देश पर राज करता था। कठपुतली प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री थे। और हम सब ने देखा कि एक दुर्दशा देश की हुई। न तो कोई देश की सुरक्षा के लिए कोई महत्व था, न आर्थिक उन्नति की बात थी, न कोई विकास की सारी योजनाएं ठप थी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का चुनाव हम लोग लड़े। और हम सबने देखा कि जनता का भारी बहुमत हमारे साथ था और एनडीए के रूप में सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत लोकसभा में मिला। अब सब लोगों को ध्यान होगा, जब मोदी जी उस समय लोकसभा में प्रवेश उन्होंने किया था, तब उन्होंने उस लोकतंत्र के मंदिर के सीढ़ी की धूल अपने माथे पर लगाई थी। और जो उनका पहला भाषण जो उनका लोकसभा के उसमें संयुक्त जो सम्मेलन था उसमें था सेंट्रल हॉल में, उसमें उन्होंने कहा था कि ये सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। और वास्तव में ये एक तरह से मोदी जी ने एक रास्ता तय कर लिया था। और हमने देखा कि मोदी जी के पहले कार्यकाल में गरीबों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं हुई। मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि जो दिल्ली से जो सरकार मदद पहुंचाती है वो पूरी पहुंचे। एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने तो खुले में कहा था कि सरकार जब 100 पैसे जब बेचती है तो 15 पैसे पहुंचते हैं। मोदी जी ने ठान लिया कि 100 पैसे जब आएंगे तो 99.9 नहीं 100 के 100 पैसे जनता को मिलने चाहिए। और फिर हमने देखा डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की बात चली, खातों में सीधे लोगों की पेंशन वगैरह जमा होने लग गई, बिचौलिए समाप्त कर दिए, जनधन खाते खोले गए। इसके बाद में
प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों के आवास बने, लाखों की संख्या में आवास बने, सिलेंडर लोगों को मुफ्त दिए गए। कुल मिलाकर के ऐसे अनेकों योजनाएं हुई जिससे कि गरीबों को सीधे फायदा हुआ।